थैंक यू भैया। हेलो दीदी, अनम्यूट कर दिया। पाँच मिनट वेट करते हैं और लोगों का। जय श्री राम प्रशांत भैया। वीडियो और ऑडियो क्लियर है कि नहीं, आप लोग मुझे बताओ ज़रा। ठीक है भैया। राज भैया बता देना जब स्टार्ट करना हो। अभी ठीक है दीदी? ओके। थैंक यू दीदी।
राज भैया स्टार्ट करें। ठीक है भैया। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। सबसे पहले सबको जय श्री राम। और भी लोग आ रहे हैं क्या? ठीक है। राज भैया स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो जो मेरे समाज की बहुत ही जानी मानी रही हमारी स्वर्गीय श्रीमती उत्तरा वर्मा जी को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बाद मेरे माता पिता जो कि जिनने मुझे यहाँ तक आज पहुँचाया है, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और जो भी हमारे महासभा के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उन सबको मेरा सादर नमन। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कचेर है और मैं रीवा ज़िले के त्योंथर तहसील में मेरा घर है और अभी मैं भोपाल में रहता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं सबसे पहले अपने जो भी मेरे जो पिताजी के साइड के मैं इंट्रो करवा देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो पापा जी का नाम श्री गुलाब चंद कचेर है और वो कॉलेज में मैनेजमेंट में है, एक प्राइवेट कॉलेज में। और मम्मी का नाम श्रीमती सरोज कचेर है, जो कि एक हाउसवाइफ है। हम लोग 2 भाई और 1 बहन है। सबसे बड़ी दीदी है, दीदी की शादी जो है हो गई है, वो मऊगंज में है, शादी हुई है। जीजा जी श्री आशीष कुमार कचेर हैं और दीदी का नाम अर्चना कचेर। बड़े भैया जो मुझसे बड़े हैं अमितेश कुमार कचेर त्योंथर में रहते हैं, उनका कॉस्मेटिक शॉप है। और भाभी आकांक्षा कचेर है। पापा जी लोग 7 भाई हैं मेरे और सब वहीं गांव में ही रहते हैं। ओके, थैंक यू भैया। पापा जी 7 भाई हैं, सब गांव में रहते हैं और पापा जी मेरे तीसरे नंबर के हैं। और मैं अगर मम्मी साइड की बात करूं तो मम्मी मेरी 5 बहनें हैं। मम्मी मेरी सबसे बड़ी हैं और मामा जी लोग 2 मेरे मामा जी हैं। नाना जी का नाम स्वर्गीय श्री कमला प्रसाद कचेर है और नानी का नाम शांति देवी। बड़े मामा जी मेरे डॉक्टर हैं और छोटे मामा जी भोपाल के नगर निगम में जॉब करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो है जो मेरे मम्मी साइड का और पापा दोनों साइड का मैंने आपको बताया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करता हूँ राज भैया का, जिन्होंने लाइव आने के लिए मुझे ऐसा बताया कि आप लाइव आइए और अपने बारे में बताइए। ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसे मैं आपको बहुत कम टाइम में बताऊँगा, क्योंकि जो मेरा मेन लाइव आने का जो मेन मोटिव है वो कुछ और ही है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मैं आप स्कूलिंग से शुरू करता हूँ मैं अपनी, कि कैसे क्या स्कूलिंग मैंने करी और कैसे यहाँ तक पहुँचा। स्कूलिंग जो मेरी पूरी क्लास नर्सरी से लेके जो मेरी 12th क्लास तक है त्योंथर से ही हुई है। जैसे मैंने आपको बताया मेरा त्योंथर गांव है, तो मैंने वहीं से पढ़ाई करी। बचपन में ही स्कूल जाने का मन मेरा कभी नहीं किया। चाचा जी मेरे देख रहे हैं लाइव, तो उनको पता होगा मुझे कैसे कंधे में लाद के ले जाया करते थे स्कूल।
और मैं उनसे पहले अपने टीचर को जो है तो टीचर को पकड़ा करते थे मुझे टीचर, और मैं उनसे पहले चाचा से पहले घर पहुंच जाया करता था। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी पापा उनको यही लगता था कि ये स्कूल नहीं जाएगा, कभी नहीं जाने वाला स्कूल, घर में रहेगा, क्या करेगा। दादी से बहुत कंप्लेन होती थी। चलता रहा धीरे धीरे। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे दीदी के साथ बैठना है। दीदी मेरी में से 5 या 6 क्लास आगे थी, तो मैंने दीदी के साथ बैठना स्टार्ट किया स्कूल में। और फिर धीरे धीरे अपनी क्लास में थोड़ा समझदारी आती गई, तो अपनी क्लास में बैठने लगा। तो क्लास 8 तक मेरा जो सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल थी हमारे गांव में, प्राइवेट स्कूल थी, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद ओके भैया, उसके बाद जो मेरा 9th और 10th था वो मैंने पापा जी के फ्रेंड के स्कूल है शारदा देवी मेमोरियल, तो मैंने वहाँ पे पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। और वहाँ से मैंने 9th और 10th वहाँ से किया। शारदा देवी मेमोरियल से मैंने 12th तक पढ़ाई करी, बट मैं 9th 10th इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैंने कुछ स्ट्रीम वगैरह चेंज करी, इसलिए। तो 9th 10th की पढ़ाई करी। और 10th के बाद जैसा सबका एक ऐसा फेस आता है कि क्या लेना, कौन सी स्ट्रीम लेना सही रहेगा, तो मैंने मैथ साइंस उसमें से चूज किया मैंने, और उसी में मैंने आगे पढ़ाई करी। जी भैया। ओके। मैं आपको अब अपना 9th से लेकर 12th तक की स्टोरी जो मुझे अच्छे से याद है मैं बताता हूँ। 9th से लेकर 12th तक देखो फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी हमारे कि हमें किसी बहुत दूर के जो स्कूल है, जो भी कॉन्वेंट स्कूल थे, वहाँ पे पढ़ा पाए। तो गांव में स्कूल जो था पापा के फ्रेंड तक का, वहीं पे मैंने एडमिशन लिया, पापा जी ने एडमिशन करवा दिया था, तो वहाँ से पढ़ाई करी। फिर अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि बुक्स वगैरह हो गई, कॉपी हो गई, तो उन सब को खरीदना, पढ़ाई करना, ये सब एक चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि पापा से जितना हो पाता तो उतना तो करते थे। बट मैंने स्कूल टाइम पे क्या किया था कि हमारे घर के पास एक वो थी, जो पहले आपको पता होगा कि 2000 में बात कर रहा हूँ, 2009 की बात कर रहा हूँ, 8-9 की। उस टाइम पे मोबाइल का जो क्रेज़ था, मतलब सिम का क्रेज़ था कि ज़्यादातर लोग सिम चेंज किया करते थे, जल्दी जल्दी सिम चेंज किया करते थे। तो वोडाफोन कंपनी का एक हमारे पास घर के पास में एक अमित भैया हैं, उनका शॉप था और उनके पास फ्रेंचाइजी थी वोडाफोन की। तो वोडाफोन की सिम चालू किया करने का मैं शाम को उनके पास जाता था स्कूल से आने के बाद, और वो मुझे 40 से 50 सिम दिया करते थे चालू करने के लिए कि उसको एक्टिवेट करना है। और उसके बदले में उनसे बुक्स वगैरह लिया करता था पढ़ने के लिए, तो उनकी स्टेशनरी की शॉप थी, तो उनके पास से मुझे बुक्स वगैरह मिल जाती थी फ्री में पढ़ने के लिए। मैं रात में आता था और उसको पूरा बुक पढ़ता था, सुबह ले जाके या 2-3 दिन बाद बुक ले जाके उनको देना रहता था, तो मैं दिया करता था। तो ऐसा करते करते मेरी 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया। तो मैंने 4 साल उनके साथ शाम को 1-2 घंटे का काम किया उनके साथ सिम एक्टिवेट करने के लिए, और ऐसा करके काम करता रहा उनके साथ, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। चाचा जी की मार्केट में ही जूते चप्पल की शॉप है, तो वहाँ पे मैं बैठता था अपना, जो भी गर्मी की छुट्टियाँ होती थी। तो उसके जस्ट सामने एक कपड़े की शॉप थी, बहुत बड़ी शॉप थी, हमारे गांव की सबसे बड़ी शॉप मानी जाती है वो। तो वहाँ पे वो जो ऑनर थे वहाँ के, उन्हें चाचा जी से 1-2 बार बोला कि मतलब ये लड़का जो है आपके यहाँ बैठता है, भतीजा है आपका, तो 2-3 महीने के लिए हमारे यहाँ इसको भेज दिया करो आप काम करने के लिए, तो हमारी हेल्प हो जाया करेगी। उनने मुझसे ही बोला 1-2 बार, तो मैंने मना कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं जाके। तो कपड़े की दुकान में मैंने 9th में, 10th में, 11th और 12th के बाद थोड़े टाइम तक मैंने वहाँ पे काम किया करता था। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने के लिए मिली, क्योंकि कस्टमर हैंडलिंग रहती थी, कैसे कस्टमर से मिलना है, बात करना है। और उसका वो मुझे ऐसा पैसे से मतलब नहीं रहता था वहाँ से, क्योंकि मुझे पता था अगर पापा को चीज़ पता चलेगी काम करते हैं तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा। तो पापा को तो शायद आज पता चलेगा कि मैंने उस दुकान में भी काम किया है, ये हमारे लाइफ के उससे ज़रिए से। मम्मी को ये चीज़ पता थी, भैया को पता थी, दीदी को पता थी, बट पापा को नहीं पता थी ये चीज़, क्योंकि पापा नाराज़ होते, गुस्सा करते, नहीं जाने देते। बट मुझे ये था कि मुझे काम करना है। और लास्ट में जैसे मान लो कि एग्ज़ाम ख़त्म हुए,
9th के या 10th के, तो मोस्टली मार्च में तो ख़त्म हो जाते थे। तो मैं अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक काम किया करता था। 3 महीने के बाद वो मुझे जो भी रहता था पैसे ऐसे का, कपड़े वपड़े सब कुछ दिया करते थे। वो बहुत हेल्प करते थे, वैसे अभी भी हेल्प करते हैं। जब भी जाता हूँ तो मुझे जो भी चाहिए रहता था वहाँ से मुझे दे दिया करते हैं वो जो अंकल हैं। मैथ साइंस लेने का मेरा जो अभी जैसे सबसे बड़ा जो ये रहता है कि 12th के बाद इंसान करे क्या। जो भी अभी जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके साथ भी ये होता है कि कोई ना कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। सेम चीज़ मेरे साथ भी थी कि कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हमें 12th के बाद करना क्या है। ना तो कोई ये बताने वाला था कि मैथ साइंस लिया है तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, या फिर कुछ और करना है, कॉलेज कहाँ करना है। बट मेरा ये फिक्स था कि मैं गाँव में रह के तो पढ़ाई नहीं करूँगा, ये चीज़ मैंने सोच लिया था। तो 12th के बाद एक पॉलीटेक्निक का आपने सुना होगा, डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग का। तो पॉलीटेक्निक नाम मेरे साथ में कुछ लोग पढ़ते थे, उनने फॉर्म डाला हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या होता है पॉलीटेक्निक, तो उन्होंने बताया कि ये तो नहीं पता, बस मेरे भैया कर रहे हैं तो मैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। भैया ने बोला फॉर्म डालने का, मैंने कहा ठीक है मैं भी डाल देता हूँ। बोले ठीक है। पूछा मैंने क्या कैसा होता है, तो उन्होंने बोला कि इसका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर कॉलेज हैं सब जगह, जितने भी सिटी है वहाँ पे कॉलेज हैं, पॉलीटेक्निक है, वहाँ पे जाके एडमिशन करवाना रहता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया। उसका एग्ज़ाम शायद 12th के बाद ये होता तो 10th के बाद है, बट मैंने 12th के बाद ज्वाइन किया था। और पापा जो मेरे मामा जी हैं, तो मामा जी के बेटे मनीष भैया, उनने क्या किया था कि मेरा और मेरे मौसी के बेटे, मामा के बेटे, तीनों का जो भी मार्कशीट वर रहती है, उनने इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाने के ऑलरेडी ले लिया था पापा से कि हम इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा देंगे, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। भैया लेके आया, बट मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इंजीनियरिंग की फ़ीस अगर मैं 2012 की बात करूं तो उस टाइम पे अप्रॉक्स वही 70-80 हज़ार रुपये एक साल की फ़ीस हुआ करती थी। तो मुझे ये तो पता था पापा करने के लिए कर देंगे, बट कहाँ से लाएंगे ये एक चैलेंज होता। तो मेरे लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं थी कि मैं इतना खर्च करूँ, क्योंकि 9, 10, 11, 12 मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने किया अब मैनेज पढ़ाई को लेके या बुक्स वगैरह को लेके। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पापा पैसे खर्च करें। तो मेरा फिर जिस दिन आना था ना हमें भोपाल भैया के साथ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, तो उसके जस्ट एक दिन पहले ही जो मैंने एग्ज़ाम दिया था पॉलीटेक्निक का, तो उसमें अच्छे मार्क्स आए थे। उसमें मेरी रैंक आई थी शायद 328 रैंक आई थी ऑल ओवर MP में, डिप्लोमा वाले एग्ज़ाम में, पॉलीटेक्निक का जो डिप्लोमा होता है। नमस्कार। तो अब डिप्लोमा में होगा, अच्छे नंबर आए तो उसकी फिर मुझे कुछ भी प्रोसेस नहीं पता था उस टाइम पे कि कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसा क्या होता है। बट हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें अच्छे नंबर आए। तो मैंने पापा को बताया कि पापा इसमें नंबर आए हैं तो क्या करें, अब उधर एडमिशन करवाएं इंजीनियरिंग में कि डिप्लोमा करें। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा डिप्लोमा के बारे में कि क्या कैसा होता है इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो ये समझ में आया कि हाँ ठीक है, इसको कर सकते हैं। फिर मैंने पापा को बोला कि ऐसा करते हैं कि पापा ये गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, मतलब इसमें गवर्नमेंट कॉलेज, अभी तक मैंने काउंसलिंग करवाई थी, मतलब पापा को मैंने बोला कि पापा गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है। तो बोले ठीक है करो, आगे की प्रक्रिया क्या है। तो आप लोगों को पता है कि जैसे एग्ज़ाम देने के बाद वेरिफिकेशन होता है, तो घर से दूर रीवा 80 किलोमीटर दूर पड़ता हमारे यहाँ से। मैं वहाँ पे गया और वेरिफिकेशन वगैरह करवाया। तो वेरिफिकेशन करवाने के बाद करीब 10-12 दिन के बाद काउंसलिंग के लिए भी उसी साथ में, जैसे वेरिफिकेशन हुआ दूसरे दिन आके आप काउंसलिंग के लिए भर सकते हो। MP के बहुत सारे कॉलेजेस थे, तो मैंने सर्च किया और जिसने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मेरा फ्रेंड था कि पॉलीटेक्निक करने के लिए, तो फिर मैंने उनसे पूछा भी था कि और कौन से कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ के कैसे भर सकते हैं। तो उसने सजेस्ट किया मुझे कि भोपाल का हो गया सबसे अच्छा कॉलेज। भोपाल का जो पॉलीटेक्निक कॉलेज है बहुत पुराना है, 1953 का है, वो हो गया। जबलपुर में है और भी जितनी बड़ी सिटी है, इंदौर हो गई, इंदौर में भी सब जगह पॉलीटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो फिर मैंने लिस्ट निकाली और सबसे पहले मैंने वही भोपाल का कॉलेज डाला। उसमें अच्छा मेरा इंटरेस्ट जो था उसमें कंप्यूटर में पहले से ही था, स्कूल टाइम से ही। तो मैं वो काम किया करता, कंप्यूटर के लिए जो भी काम आते थे करता था। तो मैंने CS ब्रांच सबसे पहले डाली, CS हो गया, IT हो गया, IT के बाद मैंने इलेक्ट्रिकल डाली, इलेक्ट्रॉनिक डाली, फिर लास्ट में मैकेनिकल डाली थी। तो शायद रैंक अच्छी होने की वजह से मुझे वही CS ब्रांच मिल गई, सरदार वल्लभ भाई पॉलीटेक्निक भोपाल की। तो अब पापा को बताया मैंने कि पापा वहाँ पे एडमिशन हुआ है, भोपाल का कॉलेज मिला है।
तो मन तो पापा का ये हो कि हाँ ठीक है, अच्छा है, बट कैसे क्या रहेगा, आगे का चैलेंजेस क्या रहेंगे, उसके लिए मुझे सोचना था और पापा को भी सोचना था घर के, क्योंकि इनकम का सोर्स क्या था, सिर्फ पापा का जो भी था। बाकी भैया का शॉप उस टाइम पे तो नहीं था, भैया भी कहीं छोटे मोटे काम ही करते थे वहाँ पे स्कूल या कॉलेज में। तो मैंने पापा को बोला कि पापा इसमें ज़्यादा कुछ फीस वूस भी नहीं लगती है। तो बोले ठीक है चलो करते हैं, रहने जो भी खर्चा रहेगा करेंगे। अब एडमिशन के लिए हुआ कि अब एडमिशन के लिए भोपाल जाना है। तो मम्मी ने बोला पापा को कि आप चले जाना साथ में इसके, क्योंकि अकेला मैं कहाँ जाऊँगा। मामा जी लोग भोपाल में रहते हैं, बट पापा का आना भी ये था कि पापा आएंगे तो एक दूसरी बात ही रहती है। पापा मेरे साथ आए वहाँ से, भोपाल से हम लोग रीवा से आए, भोपाल आए। भोपाल में मामा जी रहते हैं, हम लोग मामा जी घर गए। और फिर उसके बाद पापा के साथ मुझे दूसरे दिन, जिस दिन हम लोग भोपाल पहुँचे दूसरे दिन ही, वो शायद डेट थी 21 अगस्त की डेट थी, 21 अगस्त 2012 की बात बता रहा हूँ मैं। पापा आए मेरे साथ और एडमिशन के लिए कॉलेज जाना था, हम लोग बस से आए वहाँ से। और मामा जी के बेटे जो मनीष भैया हैं, उनको भी पापा ने बोल दिया था कि अब तुम कॉलेज ही सीधा चले जाना, तो वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा, मतलब मेरा घर का नाम रवि है, बोले कि रवि मिल जाएगा तुम्हें वहाँ पे। हाँ संदीप भैया प्रणाम। तो हम लोग बस से गए, कॉलेज तक गए। पापा ने मुझे कॉलेज से करीब 2 किलोमीटर पहले छोड़ा था, क्योंकि पापा को किसी फ्रेंड के यहाँ जाना था। तो पापा वहाँ से उधर निकल गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ, और बोले थे कि यहाँ से चले जाना ऐसा ऐसा करके रास्ता जो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बैक में सपोर्ट था मेरे लिए, बट वो सारा काम मुझसे करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि इसको रहना यहाँ पर अकेले है, अगर ये आज अकेले कर लेगा तो फ्यूचर इसके लिए अच्छा रहेगा। तो अब उस टाइम पे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पापा छोड़ के चले गए वहाँ से। अब मेरे लिए तो बिल्कुल नई जगह है मेरे लिए, तो कैसे क्या करेंगे। बट ठीक है, पैदल चलता गया मैं वहाँ पे पूछते पूछते कि पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पे है। तो अगर भोपाल कोई आया हो तो राजभवन जो है, राजभवन जगह है, वहाँ से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर होगा कॉलेज। तो हम लोग जाते गए, प्रणाम पिया। तो जाते गए हम लोग, मतलब मैं अकेला गया वहाँ से पॉलिटेक्निक कॉलेज, पूछ के लोगों से कि कैसे जाना है। पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुँचे, देखा वहाँ बहुत भीड़ थी वहाँ पे, क्योंकि सारे लोग एडमिशन करवाने के लिए आए थे। तो उस भीड़ में मैं भी हुआ वहाँ पे, वेरिफिकेशन के लिए अंदर लाइन लगी हुई थी। तो मैंने भैया को फ़ोन किया, लेकिन भैया उस टाइम तक आए नहीं थे, बोले मैं आता हूँ, क्योंकि भैया भी जॉब करते थे, तो उनको भी एक जॉब के लिए देखना था, और कैसे आऊँगा, टाइम निकाल के आना था उनको। मुझे फ़ोन करे थे, मैं आऊँगा ज़रूर, तो एक काम करना कि अपना एडमिशन का जो प्रोसेस है सब वहीं कॉलेज के अंदर ही, सब वहीं से होना है। मैंने कहा ठीक है। डॉक्यूमेंट मेरे पास सारे थे, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट थी क्या क्या लगना, उसमें मैंने पहले देख लिया था क्या क्या लगना है। तो उसमें 10th की मार्कशीट और जो भी डोमिसाइल वगैरह था सब मेरे पास था। अंदर गया, मैंने वेरिफिकेशन करवाया और एडमिशन कराया। फिर एडमिशन पास एक जो फाइनल, जैसा एडमिशन डिपार्टमेंट तो अलग होता है, बट हमें डिपार्टमेंट में जाके रिपोर्ट करना होता है कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो जब मैं डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ तो बोला गया कि आप आपके पेरेंट्स को बुला के लाओ। तो मैंने बोला पापा तो चले गए हैं अभी। बोले तो आपका यहाँ कोई तो होगा। तो मैंने कहा हाँ भैया हैं, भैया को फ़ोन कर रहा हूँ। भैया थोड़ा लेट हो गए, भैया शाम तक वेट करना पड़ा मुझे, कॉलेज बंद होने वाले टाइम तक। करीब 5 बजे के आसपास भैया है। सुबह के 10 बजे मैं वहाँ बैठा हूँ एडमिशन वर्क करवाने के बाद, और शाम को 5 बजे भैया आया और उनने साइन वाइन किया, क्योंकि साइन करनी रहती डिपार्टमेंट में। पहले की प्रोसेस ऐसी होती थी, अभी की क्या है वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट पहले ऐसा होता था कि डिपार्टमेंट लाके जमा करना पड़ता था फॉर्म। वो सब जमा किया मैंने, और फिर इसके बाद भैया आए, भैया से साइन वाइन किया भैया ने, और मेरा एडमिशन फाइनल हो गया। तो एक सर थे वहाँ पे, उन्हें ले जाके क्लास दिखाई कि आपका क्लास यहाँ पे रहेगा और आपको जल्दी से ज्वाइन करना, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। मैंने कहा ठीक है। अब उस दिन मैं आ गया घर, भैया के साथ ही आ गया। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज, मामा जी का घर जो है नारियल खेड़ा में है। नारियल खेड़ा से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर है। तो भैया के साथ में जाता गया, भैया मुझे रास्ता बताते गया कि यहाँ से तुझे ऑटो मिलेगा, यहाँ से बस मिलेगी, यहाँ से ऑटो मिलेगा, यहाँ से बस मिलेगी, ऐसा ऐसा करके आते जाना। मैंने कहा ठीक है। अब ठीक है, मुंह से बोलना तो ठीक है, ठीक होता है, मगर अंदर से क्या है कि मेरे लिए तो सारी चीज़ें नहीं है। एक छोटे से गांव से आया था मैं, और उसके बाद फिर कैसे भोपाल तो एक बहुत राजधानी हो गई मेरे लिए। तो बहुत बड़ी बात थी कि मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ। अब
जैसे तैसे करके एडमिशन करवाया। एडमिशन के बाद जब रिपोर्ट किया मैंने क्लास में, रिपोर्ट करने के बाद हमें 10 दिन की छुट्टी थी कि आप लोग 10 दिन तक जो भी आपको जाना है घर जिसको चले जाओ, जो भी सामान, क्योंकि उनको कॉलेज वाले, कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट थे सब बाहर के रहते हैं, पूरे MP से रहते हैं उसमें कॉलेज में। तो टीचर ने बोला कि आपको 10 दिन का भी है टाइम, तो किसी घर वर जाना हो तो चले जाओ और उसके बाद फिर अपना सारा सामान वामान लेके आ जाना। तो उसके बाद फिर क्योंकि आपको 6 महीने बाद ही छुट्टी मिलेगी, सेमेस्टर सिस्टम रहता था उसमें। तो मैंने पापा को बोला कि पापा अगर घर अब जाना हो तो जा सकते हैं, क्योंकि भोपाल आने के बाद घर की याद तो आती है। मेरे लिए थोड़ा सा इतना रिलैक्स था कि फैमिली के साथ ही था, मामा जी लोग के साथ था, तो उतना नहीं, बट अकेले में तो रोना पड़ता था, क्योंकि मम्मी के साथ बचपन से रहा, मम्मी के साथ रहना सोना वो चीज़ें रहती थी। हाँ भैया, तो मेरे लिए एक अभी तो हंसी आती है वो सब चीज़ें सोच के, पर वो टाइम कैसे निकला है वो मुझे पता है, या फिर जो जिन लोगों ने ये चीज़ अपने छोटे से गांव से या बाहर रह के जिनने पढ़ाई करी होगी या जॉब करी होगी वो अच्छे से समझ सकते हैं ये चीज़। तो फिर मैं जो 10 दिन का टाइम मिला तो मेरे ये था कि मुझे जल्दी से यहाँ से भगना है, अब जैसे तैसे भी करके एडमिशन हो गया, मुझे जाना है घर। तो मैं, पापा ने बोला ठीक है चले जाओ, पापा ने रिजर्वेशन कराया और मैं घर चला गया। अब घर गया तो जैसे पापा के कुछ दोस्तों को ये पता चला, 12th होता है तो जाहिर सी बात है जो भी पापा के फ्रेंड हैं पूछते हैं कि क्या करेगा बेटा, कैसा क्या। तो पापा ने बताया कि उसने तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया है। तो एक अब उसको मैं कैसे प्रेजेंट करूँ कि बोलने लगे कि मतलब पॉलिटेक्निक कर रहा है एक, तो दूसरा CS ब्रांच दिलवा दिया। CS ब्रांच का क्रेज उस टाइम पे इतना नहीं था, मैं 2012 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा, पापा ने बोला कि पापा मुझसे बोलते थे कि क्यों ले लिया उसमें एडमिशन, इससे अच्छा सिविल ब्रांच है, सिविल ब्रांच में स्कोप अच्छा है। मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट जिसमें है मुझे तो वही करना था, क्योंकि मुझे CS कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। बोले ठीक है देखते हैं कि कैसा क्या रहता है, पापा के फ्रेंड लोग जो भी थे। तो मैं फिर भी घर में आके सोचता था कि मैंने पता नहीं सही किया कि नहीं किया, बट हाँ ये था कि कुछ ना कुछ तो करूँगा, मैं अच्छा करूँगा। अब जब ये वाला 10 दिन की छुट्टी के लिए जब मैं घर गया था तो मम्मी से डिस्कस करना, पापा से डिस्कस करना, तो अब जब मैं वहाँ से आने का टाइम आया, 8 दिन बीत गए, 10 दिन, जैसे जैसे दिन पास आ रहे थे तो हार्ट भी बढ़ती जाती थी कि कैसे कैसे जाएंगे, अब कैसे भोपाल जाऊँगा मैं। तो वो भी एक अलग ही टाइम था मेरे लिए, बहुत ही इमोशनल बोले, क्योंकि घर से आज भी ऐसा है कि आज मुझे करीब 12-13 साल हो गए भोपाल रहते, मगर आज भी ऐसा है कि जब भी घर से आता हूँ तो बिना रोए तो आज तक भी कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ कि हम वहाँ से घर से आ पाएँ। किसी के लिए भी नहीं होता है, जो भी बाहर रहता है, लड़के हो या लड़कियाँ हों। वो बोलते हैं ना कि लड़के रोते नहीं हैं, मगर ये जो घर छोड़ना होता है ना, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लड़कों के लिए, कि हमें कैसे बाहर रहना है, कैसे मैनेज करना चीज़ें। जी, अब जैसे 10वां दिन था, जिस दिन आने का टाइम था कि अब आना है, डेट थी करीब सितंबर की 1-2 तारीख रही होगी, आने का था। तो पापा ने उस दिन, मैं आपसे बिल्कुल प्राउडली ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा, पापा ने मुझे 2 चीज़ बताई, 2 चीज़ बोली पापा ने। एक तो कि शहर में जब भी जाना तो आसपास देख के, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी गाड़ी वाड़ी निकली हमें रोड क्रॉस करना है, जो भी पापा हमें से जैसे उनके साथ जाता था, कहीं भी जाता था, वो चीज़ें बताया करते थे। घर के बहुत पास इलाहाबाद है, हाँ भैया सही बोल रहे हो आप, इलाहाबाद है, तो वहाँ भी मुझे लेके जाया करते थे। वो तो बताया करते थे कि ये यहाँ पे ऐसा है, यहाँ से ऐसे रोड क्रॉस करते हैं। मतलब एक तरीके से पापा ने मुझे जो भी बोले तो ट्रैफिक के जितने भी रूल्स थे वो स्टार्टिंग से बताने लगे, क्योंकि पापा भी बहुत फॉलो करते हैं ट्रैफिक के रूल्स। तो मैंने कहा ठीक है। 2 चीज़ें पापा ने बताई, तो ट्रैफिक को लेके, दूसरा ये बोला था कि जो भी करना ये सोच समझ के करना कि हमारा जो भी बोलते ना कि हमारा नाम खराब ना हो। घर से निकलते टाइम पापा ने मुझे ये 2 बात बोले, एक तो ट्रैफिक रूल्स के लिए कि रोड वगैरह अच्छे से क्रॉस करना अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरा ये था कि जो भी करना ऐसा करना कि हमारा नाम खराब ना हो। अब उनने इतना बोल के बहुत कुछ बोल दिया, मैंने तो यही समझा कि इतना बोल के उनने बहुत कुछ बोल दिया। मैंने कहा ठीक है पापा। अब उस बार मुझे अकेले आना था भोपाल तक, वो तो अच्छा हुआ कि पापा के एक फ्रेंड आ रहे थे तो उनका साथ मिल गया मुझे सेकेंड टाइम आते टाइम। फिर से वही, वो भी उनको, भोपाल में 2 स्टेशन है, रानी कमलापति जिसका पहले नाम हबीबगंज था, और भोपाल स्टेशन। तो उनको हबीबगंज उतरना था और मुझे भोपाल उतरना था। भोपाल में बाहर उतर के, मतलब 1 नंबर पे ट्रेन आती थी उस टाइम भोपाल के, और
मुझे जाना था 6 नंबर साइड, क्योंकि भैया मामा जी जो बेटे हैं मनीष भैया, उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत उनने मेरा सपोर्ट किया है मेरी पूरी लाइफ में। तो बाहर थे स्टेशन के, और मैं जैसे तैसे करके बाहर पहुंचा भैया के पास तक और घर गया। भैया मामा जी घर में रहता था मैं, क्योंकि मामा जी के घर में रह के मैंने करीब 2 या 2.5 साल पढ़ाई करी है पॉलिटेक्निक की। अब घर गए तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि जो मेरे मामा जी हैं उनका हॉस्पिटल भी उसी साइड था जहाँ मेरा कॉलेज था। मतलब एक रूट के बाद मुझे ऑटो लेना पड़ता था, तो मामा जी वहाँ तक छोड़ दिया करते थे। उसके बाद फिर मुझे ऑटो से जाना पड़ता था कॉलेज गए। आज कॉलेज क्लास में बैठना, मतलब कि गांव से निकल के सारे नए चेहरे, जितने भी लोग हैं सब नए चेहरे हैं वहाँ पर, उनके साथ बैठना पढ़ना। टीचर भी, क्योंकि इंग्लिश लेक्चर भी चलते थे, मेरा हिंदी मीडियम था, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आए मेरे लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। कुछ लेक्चर हिंदी में थे, कुछ इंग्लिश में थे। तो मैंने तो जो भी किया हिंदी मीडियम से ही किया, जो भी मेरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा था उसको। और फिर उसके बाद फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 सेमेस्टर होते हैं पॉलिटेक्निक में, 3 साल का होता है। तो फर्स्ट सेम का जो रिजल्ट आया बहुत ही कम परसेंट थे, क्योंकि घर का भी टेंशन रहती थी, पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्योंकि घर से दूर आओ। अभी तक घर में मम्मी के साथ रहे, यहाँ अकेले रहना है। मामा जी लोग भले रहते साथ में, हमारा रूम अलग रहता था, हम लोग वहाँ पे रहते थे, मैं और मेरी मौसी का बेटा रहता था। तो अब उसके बाद जैसे ही फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया, बहुत कम परसेंट आया। पापा को मैंने बताया, पापा ने कुछ नहीं बोला, बोले कि ठीक है पास हो गए। मैंने कहा हाँ पापा पास हो। बोले ठीक है, अगली बार और अच्छे से पढ़ना। मैंने कहा ठीक है। अब हमारी क्लास में भी कंपटीशन तो रहता है, सब में, लड़कों में लड़कियों में। तो मेरे साथ भी यही था कि फर्स्ट सेम में तो ऐसा किसी को नाम नहीं पता चला। सेकेंड सेम के जैसे तैसे करके एग्ज़ाम वगैरह हुआ। सेकेंड सेम में मेरी सेकेंड रैंक आई क्लास में, 60 स्टूडेंट थे उसमें सेकेंड रैंक आई। फिर मैंने पापा को बहुत प्राउडली बताया कि पापा मैं पास हुआ और क्लास में सेकेंड रैंक आई। तो पापा कोई रिएक्शन, क्योंकि मम्मी लोग का ठीक है अच्छे से रिएक्ट कर सकती हैं, मगर पापा का ऐसा है कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि पापा बोले कि हाँ इसने अब अच्छा कर दिया, बोले कि हाँ चलो बढ़िया है, अच्छे खुशी की बात है। मैंने कहा पापा ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं यार, इतना अच्छे से मैंने बताया पापा को सेकेंड रैंक आई है, बट पापा का ये है कि चलो ठीक है अच्छा, इतना कुछ बोल के पापा शांत हो गए। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी तो बहुत खुश हुई कि चलो अच्छा है और आगे से अच्छे से पढ़ना। मैंने कहा ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे तैसे करके मेरा डिप्लोमा बहुत अच्छे से निकला, अच्छी एक फर्स्ट डिवीज़न का, और मेरी ऑल ओवर डिप्लोमा में मेरी क्लास में सेकेंड रैंक ही रही। फर्स्ट रैंक किसी और के पास हमेशा से रही। तो डिप्लोमा जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब उसके बाद सबसे बड़ा क्या होता है कि अब कॉलेज तो कंप्लीट हो गया, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, अब आता है कि हमें करना क्या है आगे। तो करने का ऐसा था कि कॉलेज में कैंपस आया नहीं उस टाइम पे सीएस ब्रांच के लिए, जैसा बाकी लोग भी बोलते थे कि सीएस इतना अच्छा ब्रांच नहीं है, सिविल वर्क के लिए कैंपस है, इलेक्ट्रिकल के है, बस सच में सीएस ब्रांच के लिए कोई कैंपस नहीं आया कॉलेज में। मैंने कहा क्या करूं, तो मेरी जो एचओडी मैडम थी रश्मि मैम, उनने बताया कि एक कॉलेज है वहाँ पे ओपन कैंपस आया हुआ है, वहाँ पे चले जाना। तो मेरे क्लास के सारे लोगों को बताया था, बट मैंने कहा मैं तो जाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना था, जॉब करनी थी। मैंने कहा ठीक है मैम मैं जाता हूँ। मैं निकला कॉलेज से 12 बजे का, 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, और मैं करीब 10:15 साढ़े 10 बजे जो क्या कॉलेज था, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे ओपन कैंपस में पहुँचा मैं। और ओपन कैंपस में जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करना, वो सब चीज़ें करवाई। उसके बाद फिर वो कंपनी थी HCL का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो कंपनी आई हुई थी। फिर इसके बाद पहला राउंड था, वही सबका जो पहला राउंड होता है हर एक कंपनी का, कि एप्टी रीजनिंग होती है, एप्टी रीजनिंग हुआ, वो मेरा क्लियर हो गया। और फिर इसके बाद सेकेंड राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड दिया मैंने, बहुत सारे से नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, वो सब दिया। ये मैं बात बता रहा हूँ 7th सेम की, सॉरी 5th सेम की बात बता रहा हूँ मैं कॉलेज की। तो वो सब दिया, क्लियर हो गया, मतलब मेरा फाइनली उसमें 4 राउंड के बाद सिलेक्शन हो गया था, मेरा नाम भी आ गया था उसमें। आप अगर मेरी फेसबुक की पोस्ट देखोगे उसमें भी वो डला हुआ है बहुत टाइम से। तो मेरा सिलेक्शन HCL में हो गया था, बट उनने लोकेशन मुझे सीधी दी थी। और HCL का प्रोजेक्ट ऐसा था उस टाइम पे MP के लिए कि आप लोग जैसे अभी देख रहे हो कि जो भी कंप्लेन वगैरह होती है, पुलिस कंप्लेन, अभी ऑनलाइन सब चीज़ें होने लग गई हैं। तो वो 2015 में प्रोजेक्ट था HCL के पास कि जो जितने भी थाने हैं तो वहाँ पे
पुलिस वालों को ट्रेनिंग देनी थी कि ये कैसे, ये जो पूरा ऐप है या वेबसाइट है कैसे काम करेगी, वो सबकी ट्रेनिंग देनी थी हमें। तो उसका ट्रेनिंग देने के लिए लोकेशन मुझे सीधी मिली, बट मैंने उनको बोला था कि भोपाल या इंदौर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे आगे ही पढ़ना था, अपना इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। बट उनने सीधी दी, तो फिर मैंने वो चीज़ ज्वाइन नहीं करी। ज्वाइन करने का ये भी रीज़न था कि अब पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने के पहले मैंने एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया था। 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, हाँ, लोकसभा का इलेक्शन था, तो उस टाइम पे मेरे कॉलेज से, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज में टीचरों की भी ड्यूटी लगती है, तो वहाँ पे कॉलेज टाइम पे मेरा क्या कि थ्योरी से ज़्यादा मुझे मज़ा आता था प्रैक्टिकल करने में। अब मेरी CS ब्रांच थी, CS ब्रांच में जो मेरे डिपार्टमेंट के लैब वाले इंचार्ज थे सौरभ तिवारी सर, मैं उनसे बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें बताते हैं कि सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिकल बेस पे काम करो, कि थ्योरी तो ठीक है करना है, पढ़ना है उस पास होने के लिए, बट आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करो। तो मैं उनकी लैब में, बहुत छोटी सी लैब थी, करीब उसमें 15-20 सिस्टम थे, तो मैं हूँ और मेरे 2 और फ्रेंड भी थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर की परमिशन ये थी कि यहाँ पे तुम्हें जो भी करना हो, यहाँ का CPU हो गया, स्क्रीन हो गई, तुम्हें जैसा जो खोलना हो तुम खोलो, मैं आऊँगा तो मुझसे पूछ लेना कि कैसे क्या पैक करना है, बट तो तुम्हें इसमें सारा प्रैक्टिकल तुम्हें इसी में करना है। हम लोग करते रहते थे। सर से जो भी नहीं बनता था, आते थे तो पूछा करते थे। फिर मैं प्रोजेक्ट की जो बात कर रहा हूँ कि 2014 इलेक्शन जो हुआ था लोकसभा का, उसमें स्कूल कॉलेज की तरफ से करीब 150 PC जाने थे। तो हम लोग सुबह से लग गए थे। सर ने बोला कि 150 PC हैं, अपन 4 लोग हैं और हमें सारे PC में फॉर्मेट करना है, विंडोज़ डालना है और MS ऑफिस डाल के देना है, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे इलेक्शन टाइम पे जाने थे कंप्यूटर। तो हम लोग सुबह से लग गए, शाम के 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, कॉलेज का गेट तक बाहर से बंद हो गया था। उस दिन तो ऐसा हो गया था। फिर तो अच्छा हुआ कि सर थे हम लोग के साथ, तो सर ने खुलवाया गेट, फिर हम लोग आए। मतलब वो जो उस टाइम का जो मेरे लिए प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा था, क्योंकि 150 सिस्टम में इंस्टॉल करना, 3 लोग हम थे, 4 लोग थे, तो कहीं ना कहीं मैंने अगर 40-50 सिस्टम में भी किया होगा, 30 सिस्टम भी किया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। क्योंकि जो हमने उस टाइम पे लैब में सीखते थे ना, बाकी लोग क्या करते थे कि जो भी थे कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया, उनने अच्छे % आ गए। तो पढ़ने के लिए ऐसा था कि पढ़ लेते थे, 2 घंटे पढ़ के भी पास होने के लिए 2 घंटे बहुत होते हैं इंजीनियर के लिए। जो इंजीनियर उनको पता है कि कैसे पास होना है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब मेरा यहाँ से डिप्लोमा की पढ़ाई जो भी थी HCL में प्लेसमेंट के बाद ख़त्म हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे इंजीनियरिंग भी करनी थी। इंजीनियरिंग के लिए मैंने जैसे पता किया तो ये हुआ कि अगर अच्छे नंबर आएंगे, रैंक अच्छी आएगी तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज की, हाँ भैया सही बोल रहे हैं आप, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट में जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था कॉलेज, उसमें सबसे पहला था इंदौर का GSITS, सेकेंड नंबर पे UIT RGPV भोपाल का, फिर इसके बाद जबलपुर का किया था, और इसका उसका ग्वालियर में MITS है, MITS जीवाजी, बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि जो काउंसलिंग होती है इंजीनियरिंग के बाद जो पॉलिटेक्निक के बाद जो काउंसलिंग होती है इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, तो ऐसा होता है कि अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, पॉलिटेक्निक अगर किया हुआ है, तो आपको इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, 3rd सेम में। तो मैंने कॉलेज का जब काउंसलिंग करवाई तो उसमें रैंक आई थी मेरी कुछ 150 के अंदर ही रैंक थी। तो मुझे RGPV मैंने फर्स्ट नंबर में डाला था, तो मुझे नहीं, RGPV मेरा सेकेंड नंबर पे था। फर्स्ट नंबर में मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था इंदौर वाला कॉलेज जो GSITS था, तो उसको शॉर्ट लिस्ट किया। दोनों कॉलेज ऑटोनॉमस थे, बट मुझे UIT RGPV का IT ब्रांच मिला था, CS ब्रांच नहीं मिल पाया था, शायद रैंक कमी थी इसलिए, क्योंकि सबको चाहिए रहता कॉलेज। और फर्स्ट नंबर पे सबकी प्रायोरिटी क्या रहती है कि वो वाला कॉलेज अपना GSITS इंदौर का, सेकंड नंबर पे UIT RGPV। तो मुझे UIT RGPV की IT ब्रांच मिली, वहाँ भी जो भी टीचर थे। अब इंजीनियरिंग में आने के बाद ये पता चला भैया यहाँ पे तो आपको इंग्लिश से ही काम चलेगा, इंग्लिश के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में टोटल हिंदी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो अब मेरा 3rd सेम गया वो तो बहुत ही बेकार गया, बहुत कम % बने थे उसमें, मतलब वो मेरा 6.2 के समथिंग बना था 3rd सेम में। मैथ्स हो गई, बाकी सब्जेक्ट भी रहा करते थे उसमें, बट वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज का इतना नहीं रहता था, क्योंकि ऑलरेडी जो लैब रहती थी, हमारी क्लास एक बिल्डिंग में लगती थी, लैब दूसरी बिल्डिंग में रहती थी।
तो जाने के लिए भी इतना नहीं हो पाता था। बट मैंने प्रैक्टिकल अच्छे से सीखा था अपना पॉलिटेक्निक टाइम पे। जो बोलते हैं ना कि ITI हो गया, ITI में बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज ITI में बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे ही मैंने अपना डिप्लोमा में सीखा और जैसे तैसे करके इंजीनियरिंग में मेरा धीरे धीरे करके 3 साल का था, क्योंकि 3 साल मैंने डिप्लोमा कर लिया था, तो इंजीनियरिंग मेरी 3 साल की बची। अब प्राइवेट कॉलेज का जो सबसे बड़ा अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, मेरे लिए तो दोनों चीज़ें रही, क्योंकि आपको अटेंडेंस तो आपको देनी है 75%, मतलब 75%। तो आपको अगर कॉलेज जाना है तो आप बाकी काम नहीं कर पाओगे, कोचिंग वगैरह अगर कुछ करना है, आपको अलग से कुछ करना है तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब मैंने कॉलेज टाइम से ही मेरी एक आदत थी कि मैं, जैसे ये आप लोग को ही फॉलो करना चाहिए कि आप जैसे कहीं जाते हो, आपकी नज़र में जैसे मान लो कि कुछ भी दिखा कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट कैसे काम करती है, तो क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। ऐसे मेरा कॉलेज टाइम पे भी था, मैं क्वेश्चन बहुत करता था टीचरों से, कुछ तो परेशान भी हो जाते थे कि यार इसके इतने क्वेश्चन आते क्यों हैं। तो मैं क्वेश्चन अभी भी मैं जैसे पढ़ता हूँ तो मैं क्वेश्चन करता रहता हूँ। अब टीचरों से क्वेश्चन किया तो मैंने सर्च करना चालू किया मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो फिर मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि यार कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, कंपनियां तो ठीक है आनी यहाँ पे आती हैं, TCS आती है, इन्फोसिस आती है, कैप्जेमिनी और अच्छी कंपनी आती थी UIT RGPV में। तो बट मुझे ये था कि कुछ अलग करना था, तो मैंने जो सिलेक्ट किया अपने लिए कोर्स, तो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग का। आप लोग कुछ लोगों को पता हो शायद, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग जो है, तो ये हैकिंग वर्ड अलग हो गया। हैकर भी 3 तरीके के होते, व्हाइट हैट होते, ब्लैक हैट होते, तो उसमें ग्रे हैट। तो मैंने सोचा कि मैं सिक्योरिटी साइड जाऊंगा। तो मैंने कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए पापा को बोला। अच्छा, मैंने आपको फ़ीस नहीं बताई। डिप्लोमा टाइम पे जो फ़ीस लगती थी वो बहुत ही कम थी, 320 रुपये फर्स्ट ईयर में लगे थे, सेकेंड ईयर में लगे थे 220 रुपये और थर्ड ईयर में भी 220 रुपये। इसी तरीके से जैसे UIT में जब आया हूँ तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो लगी थी 7200 लगी थी, मतलब थर्ड सेम की फ़ीस। और उसके अलावा ये था कि अगर आप कॉलेज के 5 किलोमीटर के रेंज में रहते हो तो आपको फ़ीस का 7,200 रुपये रिटर्न आता है। तो मैंने अपना वहाँ पे रहता था, तो भैया के घर का एग्रीमेंट बनवा के दे दिया था, तो फीस भी मुझे नहीं लगती थी, मतलब कॉलेज की फ़ीस मेरी जीरो, पूरी पढ़ाई मेरी जीरो हो गई। तो पापा पे इतना बोझ नहीं आया, जो भी रहता था रहने के लिए और खाने के लिए ही लगता था। तो फिर मैंने क्या किया, पापा को बोला, मैंने कहा पापा फीस तो कुछ लगी नहीं, ऐसा करते हैं कि मुझे कोर्स सही समझ में आ रहा है साइबर सिक्योरिटी का, तो मैं करना चाहता हूँ। पापा ने बोला ठीक है कर लेते इसको। अब फिर मेरा साइबर सिक्योरिटी किया और मैं पहुँचा वहाँ। फाइनल ईयर जैसे कंप्लीट हुआ तो मेरा साइबर सिक्योरिटी के थ्रू मेरा दिल्ली में इंटरव्यू होना था। दिल्ली भी अब मेरे लिए नई जगह हो गई, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, अब मुझे नया शहर जाना था। तो पापा के एक फ्रेंड हैं, उनकी सिस्टर रहती थी बुआ जी, तो मैं उनके घर में रह गया और इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ पे नेताजी सुभाष प्लेस करके, वहाँ पे जो दिल्ली के हैं वो लोग जानते होंगे, नेताजी सुभाष प्लेस में अग्रवाल बिल्डिंग है, वहाँ पे इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से गया मेरा, क्योंकि 6 राउंड में इंटरव्यू होना था। सबसे पहले तो इंट्रो होना था। अब इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया था इंजीनियरिंग करके कि हाँ इंटरव्यू वगैरह क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बेसिक इंट्रो होता है, 2 टेक्निकल राउंड होते हैं, फिर इसके बाद HR जो मतलब तीन टेक्निकल राउंड होता है। FT हो गया, इंट्रो हो गया, टेक्निकल राउंड, फिर फाइनल HR राउंड होता था। वो सब चीज़ें क्लियर करी। उससे रिलेटेड मैंने वहाँ पे जॉब भी करीब 1.5 महीने की जॉब करी थी मैंने वहाँ पे दिल्ली में। बट सिटी पसंद नहीं आई, तो फिर मम्मी भी यही बोलती थी कि तू यहीं आ जा, मतलब भोपाल ही आ जाए, भोपाल ज़्यादा सही था। तो फिर मैंने वहाँ से मूव ऑन किया और भोपाल आ गया। भोपाल आने के बाद मैंने जो मैक्सन, मंडीदीप में एक कंपनी है मैक्सन कंपनी क्या करती है कि विक्स की टेबलेट और कैडबरी डेयरी मिल्क जो आती है वो चॉकलेट बनाती है। मैक्सन कंपनी मंडीदीप में है। तो मैंने वहाँ पे भी काम किया। वहाँ पे कुछ भी काम नहीं रहता था। आपने जितनी प्रोजेक्ट आते हैं उसमें देखा होगा आपने कि पीछे साइड एक बारकोड रहता है, लाइन रहती है, उसको हम बारकोड बोलते हैं। और जो हम स्कैन करते हैं पेमेंट के लिए QR कोड होता है। अभी भी लोग बारकोड ही उसको ही बोलते हैं। बट बारकोड जो होता है उसकी नंबरिंग करनी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, इसका बारकोड क्या है, तो उसके हिसाब से डेटा जाता। तो मेरा काम सिर्फ इतना था कि सुबह 9 बजे जाके बारकोड का नंबर ऑन कर दिया कि सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट है और आज शाम को सीरियल नंबर यहाँ पे जाके बंद हो गया, दूसरे दिन जाके स्टार्ट करना, बंद करना, सिर्फ इतना काम रहता। तो इसमें मुझे क्या सीखने के लिए मिलता था कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने और जॉब का सर्च करना चालू किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ज्वाइन किया
अपना ज्वाइन नहीं किया, मतलब मैंने अपना रिज्यूम जो है naukri.com में डाल दिया था। तो मेरे पास एक दिन फ़ोन आता है, जो मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ के ऑनर का फ़ोन आया। तो उनने बेसिक इंट्रो तो फ़ोन पे ले लिया और मुझे बोला कि ऑफ़िस MP नगर में है, वो माता मंदिर में यहाँ पे ऑफिस है, आप चले जाना, ये मिलेंगे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पे गया। तो मेरी लाइफ में अगर मैं पर्सनल बात करूँ या प्रोफेशनल बात करूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा जिनको मैं मानता हूँ हिमांशु सर हैं, मेरे सीनियर हैं ऑफिस में। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। तो उनने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू क्रैक किया और मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे ऑफिस। तो अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो है कोनिका मिनोल्टा। कंपनी प्रिंटर बनाती है और प्रिंटर सेल्स और सर्विस का है, तो मैं सर्विस टीम में हूँ। मतलब जो भी मशीनें प्रिंटर कैसे बात करूँ, जो भी कलर प्रिंटर आते हैं उसमें मैं काम करता हूँ और उसकी सर्विस का देखता हूँ ऑल ओवर MP में। MP में जो मेरा एरिया आता है वो है रीवा साइड का पूरा विंध्य क्षेत्र, आप अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये सब चीज़ें। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, इतनी चीज़ें अपना मैं भोपाल से ही या फिर जाके फील्ड वाली जॉब पे जाके देखना पड़ता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी किसी को पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए। मेरा इंजीनियरिंग हो गया, मेरा जॉब के साथ साथ मैंने M.Tech भी कर लिया है और अभी मैं फिर से कुछ और करना चाहता हूँ। तो मैंने डेटा साइंस, बहुत ही अच्छी चीज़ है डेटा साइंस, जो भी करना चाहे मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में से आप चूज कर सकते हो क्या करना है आपको। हाँ, तो उसके लिए है, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि कभी भी अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए आप फोर्स मत करो कि वो यही चीज़ करे। जैसा मेरे पापा ने किया था कि उनने कभी ये नहीं बोला कि इंजीनियरिंग करे या घर में रह के पढ़े, क्या करे क्या ना करे। उनने बोला कि हाँ जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। पापा को इतना तो कॉन्फिडेंस था। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया अपना कोनिका मिनोल्टा में, भोपाल लोकेशन में। बट फील्ड जॉब में एक चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। पहली बात, जो हेजिटेशन होता है कि यार कैसे बात करेंगे किसी से, कैसा क्या करेंगे, नए नए लोग हर दिन। ये मानो आप कि अगर मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ तो मैं 10 तरह की बातें भी सीख रहा हूँ। ऑफिस में आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि मैं उस काम में एक्सपर्ट हूँ, मेरे तो बिल्कुल नई फील्ड थी। हिमांशु सर ने जो भी मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो हर एक चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी, सीखना था। हिमांशु सर से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब ये तो हो गया प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी कि कैसे किसी से बात करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट भी हम लोग का जो भी क्लाइंट साइड था, आर्मी हो गया, आर्मी भोपाल का जो हेड ऑफिस है आर्मी का वहाँ पे हो गया। एयरफोर्स है, एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर आमला है, वहाँ भी मैं देखता हूँ। इसके अलावा सागर में महर रेजिमेंट सर्विस है, जो सागर के होंगे उनको पता होगा। सागर भी मतलब कि कितना, आधा सागर तो मानो कैंट एरिया ही है, सारे लोग आर्मी वाले या फोर्स वाले हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मैंने सर्विसेज दी हैं। तो एक अलग ही मज़ा आता है, चैलेंजेस आते हैं मशीनों में, क्या क्या चैलेंज, क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी 6 साल में इतना एक्सपीरियंस तो आ गया है कि कोई अगर एक पेज भेज दे कि भैया इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो एक दो पेज देख के बता सकते हैं हम कि इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मेरे पास रखा हुआ है। जैसे ये जो प्रिंट है ये भी उसी मशीन से प्रिंट हुआ है। तो ये मशीनें जो हैं, जो कोनिका मिनोल्टा है, ये सब चीज़ें प्रिंट करती है। हाँ भैया, सही बात तो है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा जॉब से रिलेटेड। अभी जो मैं कोर्स कर रहा हूँ डेटा साइंस का है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप बिल्कुल, वो चीज़ ऑफलाइन है ऑनलाइन है, जैसे भी चाहो, यूट्यूब में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, आपके पास इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब हो गया या फिर बहुत सारी वेबसाइट हैं, उसमें आप कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो आपको इतना तो कर सकते हो। आप यूट्यूब में आप एक टॉपिक ढूंढोगे, आपके पास हज़ारों वीडियोज़ आ जाएंगे। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ यूट्यूब से सीखी हैं। नेटवर्किंग हो गई, नेटवर्किंग जैसे नेटवर्किंग मेरी अच्छी है, तो नेटवर्किंग हो गया। इसके अलावा डेटा साइंस का भी मुझे ऑप्शन वहीं से मिला कि मैं उसमें करियर अपना आगे बढ़ा सकूँ। बस ये है कि किसी भी चीज़ में आपको हार नहीं माननी है। आपको अगर कुछ करना है ना, तो
या जैसे मेरा ये था कि मैं भी जो भी चीज़ें करता था तो मुझे था कि मैं लास्ट तक उसकी जाना है। हर एक गलती जो भी करता, जैसे ऑफिस में अगर मैं कोई गलती करता हूँ ना, तो हर एक गलती से कुछ सीख मिलती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप किसी जो भी उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है, आप उनसे सजेस्ट करो, या फिर अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको उस चीज़ के लिए गाइड कर सकते हैं। तो मैं राज भैया से बोलना चाहूँगा कि जैसे समाज के लिए कोई ऐसा ग्रुप हो या कोई ऐसा ऐप, ऑलरेडी खुशबू दीदी ने इसके लिए आपसे बात की होगी कि कोई सा ऐसा ग्रुप बन जाए जिसमें समाज के लोगों का भला हो सके। कि उनको, जैसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास सैटरडे संडे का टाइम रहता है, तो जो भी ग्रुप के मतलब कि जैसे मान लो जो जॉब करते हैं किसी फील्ड में, जैसे मैं जॉब करता हूँ, फील्ड अपना मैं बताता हूँ कि नेटवर्किंग मेरी अच्छी है, एक्सेल में अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसा टाइम रहे, ये चीज़ आप लोग भी सजेस्ट करना, ग्रुप में आप कमेंट करके बता देना कि कैसा क्या सही रहेगा कि नहीं। जो मैंने सोचा अभी कि अगर हम सैटरडे संडे को हो गया, सैटरडे हो गया, संडे, जब भी टाइम मिले किसी को कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो एक हम जूम मीटिंग हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है क्लास अटेंड करने के लिए स्टूडेंट के लिए, कि उनको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, या जैसे 12th क्लास के बच्चे हैं, अब उनको कुछ मैथ्स में डाउट है, तो जो भी हमारे समाज के लोग हैं या जिनकी मैथ्स अच्छी है, तो लाइव आके उनको गाइड्स कर सके। तो इस बारे में भी काम करना है राज भैया, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बात हुई थी हमारी आपसे, ये हो गया। अब इसके अलावा मेरा यहाँ से क्या हुआ कि जॉब तो मेरा करीब मैं 6 साल से कर रहा हूँ, बट फ्यूचर के लिए मैंने सोचा है कि डेटा साइंस अच्छा ऑप्शन है। डेटा साइंस में मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं अभी, क्योंकि नया टॉपिक है, मेरे लिए तो नया टॉपिक है, सबके लिए नया टॉपिक है, बट फ्यूचर का अगर देखा जाए तो डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इसके अलावा मशीन लर्निंग है, वो हुआ। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद पापा ने तो नहीं, बट कुछ लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं करता। बट यह है कि मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी ना करो, कि प्राइवेट जॉब की नहीं, मगर आप जिस फील्ड में भी काम करो ना, उसमें आपसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है और मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से करूँगा, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। इतना आप में कॉन्फिडेंस हो कि अगर मैं झाड़ू भी लगा रहा हूँ तो मेरे से अच्छा झाड़ू कोई भी नहीं लगाना चाहिए। अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो मेरे से अच्छा खाना कोई नहीं बनाना चाहिए। आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि हम ये अच्छे से कर सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं, कहीं भी आप घूम रहे हो तो जितने भी बड़े ब्रांड हैं, मैं ब्रांड की बात करूँ तो जैसे जोमेटो आजकल बहुत क्रेज़ में है। जोमेटो भी ऐसा कुछ ये नहीं कि बिल्कुल जोमेटो आया और छा गया। जोमेटो की भी अगर स्टोरी आप पढ़ोगे, हर एक जितने भी आप बड़े ब्रांड है ना, मैं स्टूडेंट से स्पेशली ये बात बोलना चाहूँगा कि जो भी बड़े ब्रांड है ना, हाँ भैया ठीक है, जो भी बड़े ब्रांड है ना, जैसे जोमेटो हो गया, अभी मैं अभी जो इसमें पर ज़्यादा क्रेज़ में उनकी बात कर रहा हूँ। जोमेटो वो भी बहुत छोटे लेवल से उनने स्टार्ट किया था। 2 फ्रेंड हैं, उन लोगों ने, मैं उनका नाम तो बिल्कुल याद नहीं है, एक चड्डा साहब है, पांडे जी हैं। तो उन लोगों ने क्या किया था कि रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते थे तो देखते थे कि यार बिल मेन्यू आता है, फिर उसमें सेलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं, तो उन्हें पूरी प्रोसेस समझी, तो उन लोगों ने बनाया और आज देखो जोमेटो कितना तेज़ी से आगे बढ़ गया है। हाँ दीदी, और ऐसे में आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आप लोगों ने KFC का नाम सुना होगा, KFC। तो KFC की भी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो KFC के ऑनर हैं, हडले जी हैं, तो उनका ये था कि जब वो 5 साल की एज के थे, उनके पापा जी की डेथ हो गई और सबसे बड़े थे घर में, जिम्मेदारियाँ उनके पे ज़्यादा आ गई। मम्मी थी, मम्मी कहीं किसी फैक्ट्री में काम करती थी और ये सबसे बड़े थे घर की। इनमें जिम्मेदारियाँ थी कि फैमिली कैसे चलानी है, कैसे क्या करना है। तो इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है। सक्सेस स्टोरी आप इनकी पढ़ना, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। इनने क्या क्या किया कि हर एक काम इनने करके देख लिया। इनने आर्मी ज्वाइन कर ली, कम एज का बता के इनको आर्मी से निकाल दिया, क्योंकि इनकी एज कम थी, 14 साल की थी, और इनने 16-17 साल का जो भी क्राइटेरिया था वहाँ पे इनने एज बता के और ज्वाइन कर लिया था। बाद में इनको निकाल दिया गया था वहाँ से। और फिर इसके बाद 7 साल के जब ये थे तब इनने खाना बनाना सीख लिया था और बहुत अच्छा खाना बनाते थे ये। फिर इसके बाद 12 साल के जब ये हुए, इनके फादर की डेथ तो 5 साल में हो गई थी, तो 12 साल के जब ये थे तो इनकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। तो इनके जो फादर थे वो इनको इतना मानते नहीं थे, इनको
ये था कि भैया अपने से काम करो, अपना कमाओ खाओ, ऐसा करके भेज दिया इनको। फिर इनने आर्मी ज्वाइन करी, बहुत सारे अनसक्सेस आए। फिर इनने कहाँ कहाँ पे बहुत सारी जगह पे इनने काम भी किया, मतलब कि रेस्टोरेंट में काम किया, पेट्रोल पंप में काम किया, और इतना उनको हर एक तरफ से उनको ऐसा कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। जो भी काम करते थे वहाँ पे इनको लॉस होता था। इनने क्या किया कि सोचते रहे क्या करूँ क्या करूँ। 40 साल की उम्र में जब ये पहुँचे तो इनको ये हो गया था कि ये मुझे करना क्या है। इनने क्या किया कि इनको फिर याद आया कि यार मेरा पैशन तो कुछ और ही है, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो इन्हें क्या किया कि जहाँ पे जो इन्हें सर्विस स्टेशन ज्वाइन किया था ना, उसके पास में एक चिकन बनाने लगे। चिकन बहुत अच्छा बनाते थे, तो चिकन बनाते थे और वहाँ के जो भी वहाँ पे आता था उसको फ्री में चिकन खिलाते थे। तो जो भी आते थे लोग, चिकन खाने के बहाने बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन वहाँ पे से एक जो कर्नल गुजरे, जो इनके मेजर और इनसे बड़े अधिकारी जो भी थे, जब ये आर्मी में थे, जिनने निकाला था इनको, वो निकले। इन्हें देखा कि यार चिकन तो अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, तो उनने उसको नाम दिया केंटकी फ्राइड चिकन। जो KFC नाम है उसका केंटकी फ्राइड चिकन नाम है, पूरा नाम है। तो उनको ये चीज़ फेमस हो गई। अब जब उनका चिकन फेमस हुआ तो उनने क्या किया कि उसके बारे में ये हुआ कि यार इसमें मेरा तो अच्छा चल रहा है, तो फिर उन्होंने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया। बट उनका रेस्टोरेंट उतना अच्छा नहीं चला, रेस्टोरेंट में आग लग गई पहली बार जब खोला। और भी हर बार रेस्टोरेंट फेल होता गया इनका, कि एक बार तो जो उनके वहाँ पे जो वर्कर लोग काम करते थे उनसे लड़ाई हो गई तो बंद हो गया, एक बार आग लग गई, तो 2 बार ये मतलब 3 बार उन्हें रेस्टोरेंट खोला, तीनों बार अनसक्सेस मिला। तो फिर उन्होंने सोचा कैसे क्या किया जाए। तो उनने सोचा कि जो मेरी रेसिपी है मैं रेसिपी बेचूंगा। तो रेसिपी बेचने के लिए क्या करते थे ये, मतलब सुबह से लेकर शाम तक सारे रेस्टोरेंट वगैरह जो भी ऑनर थे उनसे मिलते थे। रात में गाड़ी मिस हो गया, क्योंकि जैसे ऑनर सुबह आएगा मैं उससे जाके पहले मिल लूँगा, क्योंकि दोपहर में इतना टाइम मिलेगा नहीं, वो खुद ही इंटरटेन नहीं करेगा इनको कि आप उस टाइम पे आके और हमें बता पाओ अपनी रेसिपी। तो ये रात में गाड़ी में सोते, जैसे सुबह ऑनर आता था जाके बताते थे। तो इनकी टोटल मिला के 1009 बार इनकी रेसिपी रिजेक्ट करी रेस्टोरेंट वालों ने। बट फिर किसी एक होटल वाले ने इनका रेसिपी एक्सेप्ट किया और फिर उसका बहुत अच्छा चलने लग गया। फिर ऐसे तैसे कर करके इनका KFC ब्रांड जो है आज करीब 145 देश में 25,000 ज़्यादा आउटलेट है। तो मैं अब बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर उनने हार नहीं मानी, अब बहुत पहले की बात है, 1950 के आसपास या 80 के आसपास की बात है, अगर उनने हार नहीं मानी, हर एक हार से उनने कुछ सीखा। उनने ये सीख लिया कि ये तो हमें नहीं करना है। जैसे जिसने बल्ब बनाया होगा तो उसने इसको ये पता चल गया कि इस तरीके से तो बल्ब नहीं जलने वाला, तो ये तरीका मैं ना करूँगा आगे से, जो जल गया वही तरीका मुझे फॉलो करना है। तो इसीलिए हमारी है कि जो भी हम गलतियाँ करते हैं ना, तो हमें हमारी गलतियों से बहुत सीखना चाहिए। और आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी कभी, पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो। जो भी आपके दिमाग में आए कि आप कहीं मान लो कि स्कूल जा रहे हो, आपको बस दिख गई, स्कूल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो अगर आपको बस दिख गई, बस कैसे चलती होगी, या आपके पास जो बुक है, बुक में इतनी सारी प्रिंटिंग कैसे होती होगी, सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन आसपास बहुत सारे क्वेश्चन से बस आपको यह है कि आपको मोबाइल की दुनिया से निकल के और आना है, उससे बाहर आना है। और क्वेश्चन जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। तो ये था एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप ज़रूर KFC के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। या फिर जो भी है, रेड बस हो गया, रेड बस भी बहुत अच्छा, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। टाइम भी हो गया शायद, राज भैया बंद करना है क्या, आप बता देना मुझे जब भी बंद करना होगा। राज भैया कुछ बताओगे आप? ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। तो मेरा जॉब के लिए मैं बताता हूँ। स्टूडेंट के लिए देखो, हमारा जो भी कम्युनिकेशन स्किल है, सबसे ज़रूरी आज के समय में क्या हो गया, कम्युनिकेशन स्किल। उसको आपको बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप जैसे मान लो कि कहीं आप बैठे हुए हो, खाना खाने के लिए बैठे हुए हो, पंगत में बैठे हुए हो, आपको पानी लेना है किसी से, जो भी पानी परोस रहा है, तो आपको उससे पानी मांगना है। तो 2 तरीके हैं पानी मांगने के। एक तो यह है कि भैया पानी दे दो, ठीक है, और एक ये है कि भैया 1 गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ भैया ठीक है। तो अब एक तो ये मैंने बोल दिया, क्या बोला मैंने कि भैया 1 गिलास पानी दे दो, और दूसरा क्या बोला भैया 1 गिलास पानी मिलेगा क्या? आप ये चीज़ अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस खुद करके देखना कि अगर आपने ऐसा किसी से बात कर लिया, अपनी देखो सारी चीज़ें जुबान की है, जुबान का ही सारा खेल है। यहीं से आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है वो देख ही सकते हो आप। और ये सब बातें, बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या चीज़ एक्सप्लेन भैया, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। तो
2 तरीके मैंने आपको बताया पानी मांगने का। आप अगर ये चीज़, हाँ, सम्मेलन के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा करके आप उसको थोड़ा सा आप फॉलो करना। अब धीरे, अब टाइम भी ज़्यादा हो रहा है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अभी जो सबसे ज़्यादा क्रेज़ में जो चल रहा है सम्मेलन के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। सम्मेलन पे बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है। हाँ भैया, बस पाबंदी नहीं, पर टाइम भी देखना पड़ेगा हमें कि सब लोग अपना अपना काम छोड़ के बैठे हैं। तो सम्मेलन के लिए आपके पास ग्रुप में आ ही गया होगा कि सम्मेलन का डेट जो डिसाइड है 11 मई की डिसाइड हुई है। तो हमको उसमें भी अभी देखो, अगर मान लो कि हमारे घर में शादी हो रही है तो हम क्या करते हैं कि तैयारी में पहले से लग जाते हैं। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है ये सामाजिक हित में, अपनी समाज के लिए तो हम कर रहे हैं। हमारे समाज की बहू बेटियां हैं, भाई बहन हैं, या फिर जिनका जो भी शादी वाले जो जोड़े हैं, या हमको सम्मेलन को कुल मिलाकर क्या है कि हमें आगे बढ़ाना है और उसको सफल बनाना है। आपको ग्रुप में 2 तरीके के फॉर्म आए होंगे। एक तो ये है, आपको दिख रहा होगा, अगर ये आपको ग्रुप में भी दिख जाएगा कि कैसा क्या है। इसमें डिटेल्स आपके नंबर दिए हुए हैं। आपको उसमें जो भी, जैसे बहुत सारे जोड़े जो भी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन राज भैया के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप लोग इसमें भी थोड़ा ध्यान दो कि जो भी समाज में आसपास के लोग हैं, सम्मेलन किया किस लिए जाता है कि हमारे समाज के लोग उसमें रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं बाहर से कोई आ रहा है, तो हमारे समाज के लिए हो रहा है। तो समाज के हित के लिए आप जो भी मदद आप कर पाओ, मतलब ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जानकारी पहुंचा पाओ कि हाँ सम्मेलन हो रहा है, जबलपुर में हो रहा है और इसको आगे बढ़ाना है। इसको एक सामाजिक, बहुत टाइम बाद सम्मेलन हो रहा है। मतलब मुझे याद है 2018 में सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से करीब 6 साल बाद सम्मेलन हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा होगा कि शादी का वेट भी कर रहे होंगे कि सम्मेलन से शादी करना है। तो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि सम्मेलन 11 मई को अगर होने वाला है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सम्मेलन को ज्वाइन करें। शादी करना है या करवाना है किसी की, या नहीं भी है, तो आप वहाँ पे एकत्रित हो सकते हैं। सम्मेलन का मतलब क्या होता है? सम्मेलन मतलब वहाँ पे हम बहुत सारे लोग एकत्रित होके मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यही टाइम होता है। बाकी इंसान क्या है कि लाइफ है, आप तो मिलने का सोचोगे कभी नहीं मिल पाओगे। कि मैं सोच लूँगा कि मुझे राज भैया से मिलने जाना है। हाँ भैया, हाँ दीदी। तो सम्मेलन मिलने का एक ये है कि मिल सकते हैं हम उसमें आराम से, एक दूसरे से मुलाकात हो पाती है। बाकी इंसान घर से निकलने की सोचे कि मुझे जाके पर्टिकुलर से इस इंसान से मिलना है, तो कभी नहीं हो पाता है। बट सम्मेलन ऐसा है कि सब जगह से लोग आएंगे, नए नए लोग आएंगे, नए नए तरीके आएंगे उसमें, तो मिल सकते। दूसरा फॉर्म आपके पास आया होगा ये इस तरीके का। ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी आपको। ये इसके लिए है कि जो भी वर पक्ष है वधु पक्ष है, ये फॉर्म को भर के और ऑनलाइन ही आपको जमा करना है, या जो पास में जो सबके आपको पास पड़े, करीब 39 जगह से रजिस्ट्रेशन है, एड्रेस है कि वहाँ पे आपको जाके फॉर्म जमा करना है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें, जो भी शादी करना। भैया कौन सा वाला फॉर्मेट? ये पम्पलेट है, ये पम्पलेट है, इसमें सबके नंबर दिए हुए हैं कि कहाँ पे किससे कांटेक्ट करना है। ये आपको सब ग्रुप के PDF में मिल जाएगा। दूसरा ये फॉर्म है, ये फॉर्म भी आपको PDF मिल जाएगा। अगर PDF नहीं है किसी को तो राज भैया का नंबर है, या फिर आप कमेंट करोगे ग्रुप में तो हम आपको उसमें PDF भेज सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मेन ये है कि आप लोग सम्मेलन के लिए भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ सब कोई। ज़्यादा टाइम नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मेलन में आ पाओ। दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी है। भैया सम्मेलन के लिए तो बता दिया है। दूसरा यह है कि जो भी समाज के लोग, जैसे अभी दीदी की बात कर रहा हूँ मैं, खुशबू दीदी की, तो जो भी जैसे लाइव अगर कोई आना चाहता है तो आप, हम भी ट्रैक करते हैं उनको कि कोई भी समाज के जो भी लोग हैं वो लाइव आके अपना जो भी अपने बारे में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जो रहा, जर्नी कैसी रही उनकी, वो सब शेयर करें उनसे। और राजभीर से आप कांटेक्ट कर सकते हो लाइव के लिए या सम्मेलन के लिए, या फिर आप कमेंट भी करोगे तो भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी उसमें। बस मेरा ये है कि अभी जो मैं क्या बनवाना दीदी?
अच्छा, एक दीदी का जो वो है, मैं आपको बताता हूँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं दीदी, कि जैसे हम समाज में कितने लोग हैं, कैसे कहाँ पे क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अभी हमको बहुत ही लिमिटेड पता हुआ है। मगर अगर हम इसी चीज़ को एक ऐप में कन्वर्ट करते हैं, ऐप में कन्वर्ट करने का मतलब ऐसा है कि अगर हम समाज के लिए कोई ऐसा ऐप बनाते हैं, उस पर मैं राजभैया से बात करूँगा और मैं उस पर काम भी करूँगा। कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि शादी.com है, शादी.com में क्या है कि पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के लोग उसमें ऐड हैं। ऐसे ही हम सोचते हैं कि अगर हमारा समाज का एक रहा कि उसमें, जैसे मान लो कि मैं मेरी बात करूं कि मेरे फादर का प्रोफाइल है उसमें, अब मेरे फादर के, पापा जी के कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, उसमें किसकी शादी हो गई, किसकी शादी नहीं हुई है, तो उन चीज़ों पे हमें काम करना है। मतलब ये ऐप रहेगा, ऐप में आपको सारी चीज़ें मिलेगी कि अभी क्या है कि हम शादी के लिए कैसे बात करते हैं किसी और से, कि यार कहीं लड़का हो तो बताओ, कहीं लड़की हो तो बताओ। तो इन सब का झंझट से बचने के लिए ये रहेगा कि ग्रुप में सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। ग्रुप मतलब जो ऐप रहेगा, ऐप अब मैं बिल्कुल श्योर तो नहीं बोल सकता हूँ कब तक बन जाएगा या कब तक बनना है, बट इस पर काम चल रहा है अभी। अच्छा भैया, पैसा डूबने का नहीं है, मैं इस बार मैं उस पर मैं काम करूँगा, मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, मेरे जो फ्रेंड वगैरह हैं मैं उनसे बनवाऊँगा ये चीज़ ऐप का। बट जो भी डिटेल रहेगी मैं आपसे ले लूँगा, कैसे क्या करना है। थोड़ा कुछ स्कीमा मेरे दिमाग में भी है कैसे क्या करना है, तो अपन डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में बाद में, ऐप के बारे में। बट दीदी की ये बहुत अच्छी सोच है, दीदी ने मुझसे आज दोपहर में भी शेयर किया कि भैया इसके बारे में आप ज़रूर बोलना। तो दीदी वही चीज़ बात कर रहा हूँ मैं कि ऐप जो रहेगा सिर्फ हमारे समाज के लिए रहेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको उसका ओवरव्यू देते हैं कि समाज में जितने भी लोग रहेगा उसमें उनकी एक आईडी जनरेट किया जाएगा अभी, कि सदस्य हैं जैसे, तो उनकी एक आईडी होगी। क्योंकि ऐसा अगर ऐप हम प्ले स्टोर में डाल देंगे तो कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है उसमें अपने ऐप में, मगर ऐसा नहीं होगा इसमें। जब तक आप वो अपनी आईडी नहीं डालोगे, मोबाइल नंबर नहीं डालोगे, तब तक आप उसमें एक्टिवेट नहीं कर पाओगे अपनी आईडी को। मतलब जो हमारे समाज का एक तरीके से शादी.com वाला जो जैसा है, ऐसा हमारे समाज का भी रहेगा। तो उसमें सिर्फ हमारे समाज के लोग ही रहेंगे। जब तक उनके पास एक सदस्य आईडी नहीं रहेगी तब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ताकि हम बाहर के लोग जो भी हैं, मतलब कोई प्ले स्टोर मतलब सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म में कोई भी डाउनलोड कर सकता है वो तो, बट उसमें हमारे समाज के लोग ही रहे हम, क्योंकि हम समाज के लिए काम करते हैं, तो समाज के लोग रहें उसमें ज़्यादा अच्छा है। और भी अगर किसी के दिमाग में कुछ है कि हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो हम फ्यूचर में उसमें काम भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो किसी के दिमाग में कुछ है तो बताएंगे ज़रूर। दूसरा चीज़ ये है कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नंबर राज भैया के पास मेरा मिल जाएगा आपको, और हम एक ग्रुप, अभी मैं ग्रुप की लिंक जो है इसमें डाल दूँगा इसी कमेंट में। तो उसमें क्या रहेगा कि जो भी समाज के बच्चे हैं, गाइड करने वाला, देखो मुझे भी कोई नहीं था, जो भी किया मैंने मेरे पापा के सपोर्ट से किया, या फिर जो मेरे फ्रेंड वगैरह थे उनके सपोर्ट से किया, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। और उसमें ये रहेगा, ऐसा रहेगा उस ग्रुप में कि हम एक पोल जनरेट करेंगे। जैसे मान लो कि अभी मेरे दिमाग में 2 टॉपिक मन में चल रहे हैं कि हमें उस पर बात करना चाहिए। एक तो MS एक्सेल हो गया, अभी जैसे एग्जाम चल रहा है 12th के, तो हमने 12th में एक टॉपिक डाल दिया कि मैथ की क्लास इस बार सैटरडे संडे में लगनी थी। पोल जनरेट किया, उसमें पोल में आपको ये बताना है कि हमें, हाँ भैया, तो ये बताने हमें कि हम अभी जो सैटरडे संडे आने वाला है उसमें कौन से टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर लोगों ने ये पोल पे वोटिंग क्या करी कि हमें इस बार क्या बताया मैंने, डेटा साइंस पे, डेटा साइंस हो गया, एक्सेल हो गया, उस पर हमें बात करना है। तो सैटरडे संडे हमारे ग्रुप के हो गया, या फिर जो और भी किसी के फ्रेंड वगैरह हैं जिनका मतलब कि डेटा साइंस अच्छा है, या उसके बारे में उसका रोड मैप क्या है वो अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, तो हम उनको बिल्कुल ग्रुप मतलब ऐसा कि जो जूम मीटिंग है या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम है उसमें हम ऐड करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब वो कि आपकी सैटरडे संडे का लाइव, अगर लाइव है तो कोई बात नहीं, लाइव नहीं है तो हम सैटरडे संडे को वो चीज़ ऑनलाइन आके और उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो कि अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं वो सब भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी इतनी प्लानिंग है कुछ मन में, बाकी अगर किसी के मन में कुछ और हो तो बिल्कुल बताएं हमें। दूसरा अच्छा एक चीज़ और भी दिया दिमाग में आ रहा कि उस ऐप का एक फ़ायदा ये भी होगा कि अभी क्या है कि हमें रात में कुछ प्रॉब्लम हो गई या कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई हमें, मतलब हमारी हेल्थ से रिलेटेड, हमारे समाज में बहुत सारे बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, मगर हमें अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं है।
या फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम अगर ग्रुप में एक मैसेज करेंगे या उस ऐप में अगर हम ये बोलेंगे कि हमें नीड है किसकी, मैम दीदी मैं बिल्कुल इसके लिए भैया से बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारी चीज़ें, मैंने तैयारी तो मेरी बहुत सारी चीज़ों की थी, बट टाइम भी इतना नहीं है कि मैं उस बारे में बात करूँ। मैं अभी सिर्फ मेरा इंट्रो मेरा हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइव आऊँगा तो मैं सिर्फ जो भी स्टूडेंट के लिए सिर्फ उनके लिए लाइव रहेगा। ज्वाइन तो सब कर सकते हो, बट मैं उनके लिए विशेष बात करूँगा कि कैसे उनका गाइडलाइन कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा नंबर भी राज भैया के पास से आप लोग ले सकते हो, जिसको चाहिए तो उनसे मिल लेना। मैं आपको अगर फ़ोन करोगे या फिर जैसे तैसे करके मैं कनेक्ट करूँगा आपको और आपको बिल्कुल गाइड करूँगा, क्योंकि 12th का भी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया होने वाला है। तो बच्चों का क्या है कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना क्या है, आगे क्या करना है। बट मैं पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़रूरी आज समय ये हो गया कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के साथ अगर एक फ्रेंड की तरह रहे ना, तो बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं होती लाइफ में। एक बहुत ही आजकल सुनने को आता है कि यार ये 12th के बाद बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो ये चीज़ को बिल्कुल अपने समाज से बहुत दूर रखना है हमें, और उनको एक दोस्त की तरह। अब ठीक है, बच्चा अगर फेल हो गया है तो फेल होने से क्या होता है, या कम मार्क्स आए तो उससे क्या होता है। हाँ भैया बिल्कुल लाइव आएंगे हम। और बट उनका अगर आप एज अ फ्रेंड रहोगे तो उनकी पर्सनल लाइफ आप समझ रहे हो कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल उनसे बात करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम बच्चों से एज अ फ्रेंड बात करेंगे ना, देखो इंसान सबसे ज़्यादा अगर किसी से बात करता है खुल के तो फ्रेंड ही होता है। मेरी लाइफ में भी जो भी है कि किससे मैं बात करूँ तो मैं मेरे फ्रेंडों से शेयर करता हूँ, फैमिली से भी करता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखो अपने फादर का भी स्ट्रगल देखा है, मेरे भैया ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए, और चाहे फाइनेंशियली हो चाहे मेंटली हो बहुत सपोर्ट किया है। मैं भी जब कभी ऐसा लगता है कि मुझे मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है अभी भी, तो मैंने आपको बताया कि जो हिमांशु सर हैं मेरे, हिमांशु सोनी, तो उनको तो मैं एक बहुत अच्छा आइडल मानता हूँ अपना। जो भी मैंने बहुत सारी चीज़ें उनकी बोली, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया अभी आपके पास पानी मांगने का है। जो भी है मेरा जो भी कम्युनिकेशन है या मेरी हेजिटेशन है सब उन्हीं की वजह से दूर हुई है। मैं बहुत बातें करता हूँ उनसे, ऑफिस में हो या बाहर हो, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनकी शेयर करी आपके सामने। देखो मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने भी सब चीज़ें सीखी हैं कहीं ना कहीं से पढ़ाई करके। पढ़ने कैसे है कि अगर मेरे सामने का ट्रेन भी चल रही है तो मैं सोचता हूँ कि ट्रेन कैसे चलती होगी, ट्रेन का पहिया कैसे घूमता है, या ट्रेन में अगर लाइट आती तो कैसे आती। ये सब क्वेश्चन है आपके मन में, आप स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, आपके मन में आना चाहिए ये चीज़। आप क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तो आपको आंसर भी मिलेगा, और नींद आपको तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक आपको उसका आंसर नहीं मिल जाए। इसके लिए आपको काम करना है अपने पे, सब कोई बहुत अच्छे से कर लोगे। आपको मोबाइल में रील्स देखने से अच्छा है कि आप काम की चीज़ें अगर देखोगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं गांव से निकल के आज यहाँ पे आप लोग के सामने इतनी बातें कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को, पापा मम्मी को, भाई बहन को, जो भी हैं सबको बहुत आभारी हूँ उनका कि, और जो भी मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना सुना आप लोगों ने। और फिर से सुनने के लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। आप भैया जब भी बोलोगे आप, तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ लाइव आने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं वही जो 12th के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसी बारे में बात करूँगा। आपका कमेंट भी आ रहा है। प्रेम भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कल मैं एक आपको बताता हूँ किस्सा। प्रेम भैया को मैं बहुत टाइम से, प्रेम भैया कटनी के हैं, आप लोग ने देखा होगा प्रेम केटर्स नाम से, तो मैं बहुत टाइम से इनको फॉलो कर रहा था प्रेम भैया को, और कहीं से मुझे इनका नंबर मिला। मैंने कल भैया को फ़ोन भी किया था, प्रेम भैया को। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। जैसे इनकी, अब बहुत दूर मत जाओ, अपनी समाज के ही हैं ये प्रेम भैया। इन्हें भी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था अपना केटरिंग का जो भी बिजनेस है, और आज देखो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका जो भी, जब ये वीडियो डालते हैं आप लोग भी इनका वीडियो ज़रूर देखना। और केटरिंग के लिए भैया बहुत फेमस हैं कटनी में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके भी। मुझे कल बहुत अच्छा लगा। और भैया जैसा आपने बोला था कि मैं बिल्कुल लाइव ज्वाइन करूँगा, तो आपने किया, धन्यवाद। और भी राज भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक अपडेट मुझे दे देना कि कब कैसा लाइव रहना है, क्योंकि मेरी भी क्लासेस क्या है कि मंडे टू फ्राइडे मैं भी अगर अपना रूटीन बताऊँ तो सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह 5 बजे से उठ के मैंने अपना डेली का जो रूटीन है, एक्सरसाइज वगैरह, फिर अकेले रहता हूँ तो खाना भी बनाना है खुद से, ऑफिस भी जाना है खुद से, और फिर उसके बाद शाम को 7 बजे से लेकर मेरी 10 बजे तक वही डेटा साइंस की क्लास रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि
मेरा डेटा साइंस का ऑलरेडी क्लास चल रहा है, 1 महीने हो गए हैं, और मैं कहीं ना कहीं इसके बाद भी कुछ ना कुछ करूँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई तो कभी बंद नहीं करनी है। डेटा साइंस के बाद मेरा जो प्लान है नेक्स्ट, वो ग्राफिक्स डिज़ाइन का है, और भी चीज़ें हैं तो करूँगा। बट अभी जो मेरा मेन फोकस है वो ग्रुप के लिए, जो मैंने अभी ऐप की बात करी है वो है। दूसरा चीज़ ये है कि मैं एक अपना माइंड सेट कर लेता हूँ कि मुझे 12th क्लास जो भी बच्चे जो भी पास हो रहे हैं उनके लिए क्या बातें करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव आऊँगा मैं, तो मेन उन पे फोकस रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैथ साइंस PCM के जो स्टूडेंट हैं, या बायो सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं, आर्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, तो मैं उनको ज़रूर जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं उनको गाइड करूँगा। हाँ दीदी बिल्कुल। हाँ, दूसरा चीज़ ये है कि सम्मेलन के लिए मैंने बात करी ली है, और लाइव आने के लिए आप एक बार फिर से ध्यान देना कि अगर कोई भी लाइव आना चाहे, हम कोशिश ये करते हैं कि देखो हमारे पास हफ्ते भर इंसान अगर चाहे कि हम टाइम निकाल के कोई भी काम करें तो कभी नहीं हो पाता है। अगर हम हर हफ्ते, या हर हफ्ते नहीं तो 15 दिन में अगर एक बार किसी अपने समाज की लोगों को अगर लाइव आके वो अपने बारे में बताना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। तो आप लोग कोशिश करो कि कोई हेजिटेशन नहीं होता है, आप लोग बिल्कुल ग्रुप में लाइव आओ और अपने बारे में बताओ, तो हमें भी अच्छा लगेगा, समाज लोगों को पता चलेगा कि इसकी क्या स्टोरी रही, कैसे क्या रहा। स्टोरी तो मैंने अपनी बहुत शॉर्ट में बताई क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया था मेरे लिए। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो और कुछ बातों के साथ आएंगे, और कुछ टॉपिक के साथ आएंगे। दूसरा ये सम्मेलन के बारे में अगर किसी को कुछ पूछना हुआ तो आपको ग्रुप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको उसमें फॉर्म मिल जाएगा, नंबर मिला हुआ है उसमें, तो राज भैया से संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो भी समाज के जो भी सदस्य हैं महासभा के, या उनसे संपर्क करके आप डिटेल ले सकते हो उसमें। अभी मेरा अगर किसी को 3 चीज़ों में, एक तो ये होगा कि ऐप के लिए, दूसरा 12th क्लास जो स्टूडेंट लोग हैं उनको, उनके लिए जो है वो, दूसरा जो क्लासेस की मैंने बात करी है, मतलब कि जूम मीटिंग हो गया, या आपका जो भी लाइव क्लास के लिए रहता है, फेसबुक में भी आजकल लाइव है, तो उसमें जो भी किसी कुछ अगर रहेगा कि इस सब्जेक्ट में हमें बात करनी चाहिए, तो मैं उसी में जूम मीटिंग में पढ़ाई के से रिलेटेड, जैसे मैं अगर अभी बात करूँ तो नेटवर्किंग के लिए अगर किसी कुछ है पूछना है या जानना है, नेटवर्किंग मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, तो मैं उस पर बिल्कुल टॉपिक, बहुत लंबा टॉपिक हो तो मैं बोल सकता हूँ, उसमें बता सकता हूँ, आप लोग को गाइड कर सकता हूँ। दूसरे कि जैसे मैं डेटा साइंस का कर रहा हूँ, तो डेटा साइंस में ऑलरेडी मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग सीखा हुआ है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी मेरी अच्छी है। और इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं, कुछ कुछ नहीं है, तो मैं जितना हो पाएगा सपोर्ट के लिए, मैं बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। आप लोग कांटेक्ट कर लेना, ग्रुप में कभी लिंक आ जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, स्टूडेंट जो भी अगर कुछ किसी को बात करना है, पूछना है तो हम लोग जूम का ही लाइव रखेंगे कभी कभी, 15 दिन 10 दिन में, जब भी टाइम रहेगा किसी के पास। उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं ही आऊँगा, जो भी बाकी लोग हैं, जैसे किसी का हिंदी अच्छा है, किसी का संस्कृत अच्छा है, सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको पढ़ो और आगे बढ़ो, स्टूडेंट के लिए रहेगा वो। ठीक है भैया, और किसी को कुछ अगर पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई अब 5 मिनट में कमेंट के लिए दूंगा, बीच बीच में कमेंट बहुत छूट जाते हैं। धन्यवाद भैया। समाज के लिए देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारी समाज के लिए, समाज के हित के लिए जो भी हम करते हैं ना, वो हमें अपनी आदत नहीं बनानी है। क्योंकि आदत देखो, मैं अगर किसी की हेल्प करने की बात करता हूँ तो हेल्प करना आपकी आदत में नहीं होना चाहिए। लाल के बारे में, लाल कौन सी पापा जी? तो समाज के, मैं ये कहना का मतलब मेरा ये है कि हम समाज के हित के लिए तो ठीक है, मगर ये चीज़ हमारी फितरत में होनी चाहिए कि हम, सबसे अच्छा ये है कि हम सबकी मदद करें। हमारे लिए समाज हो या बिना समाज के, अगर हम बिना समाज वालों, अपने समाज से बाहर भी अगर मदद कर रहे हैं तो हम समाज वालों के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये चीज़ हमारी आदत नहीं है। आदत तो देखो, आदत तो 10 दिन में बदल जाती है, मगर वो चीज़ आपकी फितरत होनी चाहिए। आदत को बदलने में टाइम नहीं लगता, मगर फितरत जो है वो इंसान की नहीं बदलती है। तो हमें मदद करने का हो गया, या फिर जो भी आपको अपनी फितरत बनानी है उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं।
बाकी मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ जो कि आपको ज्ञान दे सकता हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का या जो भी रहा वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी। पापा की बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई कि जब मैं आता था घर से, तो पापा ने बहुत एक मुझे बात बोली थी, आप लोग अगर उसको सपोर्ट करो तो मैं चाहूँगा कि पापा ने मुझसे ये बोला था कि हम जब किसी के घर जाते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, कि जब हम किसी घर जाते हैं तो हमें अपनी नज़र झुका के जाना चाहिए वहाँ पे। तो पापा ने इतना बोल के बहुत कुछ बोल दिया। विशिष्ट जी का मैसेज आया है कि 12वीं के बाद बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, हमको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ गाइडलाइन करें। तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब लाइव आऊँगा या फिर कोई और भी इस टॉपिक पे बात करेगा तो हम उसमें सिर्फ 12th क्लास के बच्चों के लिए रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसका मैं एक अभी से एक बोले तो तैयार कर लेता हूँ अपना, क्या क्या मुझे उस बारे में बात करना है 12th के लिए 10th के लिए। पूरा मैं आपको उस टाइम पे कोशिश करूँगा कि लैपटॉप से लाइव आके और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको डिटेल में बता पाऊँगा। तो मैं बात कर रहा था पापा की बात के लिए कि पापा ने क्या बोला था कि जब भी हम किसी घर जाते हैं तो हमें अपनी नज़र झुका के जाना चाहिए। तो आप लोग फॉलो करके देखना, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। दीदी कुछ बोल रहे हो आप? लाइव आने के लिए जो मुझे मोटिवेट किया राज भैया ने, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उनने मुझे ऐसा बोला। मुझे अभी से अगर मैं सितंबर के पहले अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, समाज के लोगों को मैं इतना नहीं जानता था। बट जो अभी सतना में जो प्रोग्राम हुआ था 12th क्लास के बच्चों के लिए, मैं वहाँ से ज़्यादा एक्टिव हुआ हूँ। तो उसका मैं पूरा श्रेय जाता है भैया को, राज भैया को, और हम मेरे जीजा जी आदरणीय राम बदन वर्मा जी, उनकी वजह से मैं समाज से इतना जुड़ पाया हूँ। राज भैया कोई और आपके मन में अगर कुछ सवाल हो तो मैं बताओ आप, मैं उसका देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ तो। वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। हाँ, राज भैया का मैसेज है कि जो भी अगर केटरिंग से रिलेटेड कोई भी अगर, बिल्कुल भैया मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो कि जो भी जिस फील्ड में काम कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात उनसे अच्छा तो कोई नहीं करेगा। तो हम उसी बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे कोई प्रेम भैया कहना है कि अगर कोई केटरिंग से रिलेटेड या केटरिंग के बिजनेस से रिलेटेड कोई अगर कुछ करना चाहे तो उनसे संपर्क कर सकता है। आपको नंबर भी उनका मिल जाएगा, मेरे पास भी नंबर है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अगर किसी को चाहिए तो। आप लोग लिंक जो आएगी अभी ग्रुप में उसको ज्वाइन कर लेना, इसी में कमेंट में आ जाएगा। तो उस लिंक के थ्रू ग्रुप ज्वाइन करना आपकी 12th के बच्चों के लिए रहेगी ज़्यादातर वो, कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दीदी धन्यवाद बहुत बहुत। राज भाई मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। लाइव के लिए कैसा रहा आज का लाइव, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, या जो भी आज बातें हमने करी हैं? हाँ भैया, आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आप मुझे बता देना टाइम कैसा क्या रहेगा। बहुत सारी चीज़ छूट गई, वो मैं उस बारे में बात करूँगा बाद में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। 1 घंटे टाइम कुछ भी नहीं होता है बात करने के लिए। बाकी थकने की आदत नहीं है, थकने के लिए तो ऐसा आप 2-3 घंटे बुलवाओगे साथ में तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है भैया, तो अब मैं लाइव बंद कर रहा हूँ यहाँ से, और आपका जो भी अगर कुछ मैसेजेस रहेंगे या किसी कुछ पूछने क्वेरी हैं तो आप कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और सम्मेलन के बारे में आप लोग थोड़ा सा आप लोग भी उस पर फोकस करो और काम करना चाहिए, क्योंकि देखो अपने घर का ही काम है। अगर घर में शादी होती तो मुझे जैसे अपना घर की शादी समझ के आप लोग उस पर काम करो, सब कोई सहयोग करो, सब कोई वहाँ पे मिलो उसमें। और जिससे सहयोग मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई फाइनेंशियली हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी आपको वहाँ पे आना है, सब कोई वहाँ पे उपस्थित रहो। बहुत भव्य प्रोग्राम है ये सम्मेलन का जो भी हो रहा है, और अच्छा लगेगा। आप लोग सब कोई आओगे तो स्वागत है सबका। ठीक है, तो अब मैं लाइव बंद कर रहा हूँ यहाँ से।
और जो भी रहेगा, आपको एक बार फिर से सबको प्रणाम, सादर प्रणाम, जो भी मुझसे बड़े हैं, मम्मी पापा, जो भी समाज के महासभा के लोग हैं, उनको सबको। ठीक है भैया, बंद कर रहा हूँ मैं। जय श्री राम। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो भी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो किसी के लिए या कुछ आपको गलत लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है दीदी।